Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. As you know that we are covering NCERT series, उसमें हम क्लास 12 की हिस्ट्री बुक में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट पार्ट जो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ड है, उसको हम कवर कर रहे हैं। हम अभी थीम 2 यानी चैप्टर 2 को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे जो हम अप्रोच लेके चल रहे हैं वो है लाइन बाय लाइन रीडिंग बेसिकली। इससे बहुत फायदा होता है। हो सकता है आप जिस पर्पज से देख रहे हो उस हिसाब से आपको लग रहा हो कि नहीं, लाइन बाय लाइन रीडिंग जो है उतनी यूजफुल नहीं होने वाली। हो सकता है भी कल किसी का एग्जाम हो, वो आज वीडियो देख रहा है तो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ फॉलो करते हैं ना, जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जो जेन्युइनली अपने एकेडमिक्स में या अपनी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको सच में पढ़ना है, तो उन लोगों के लिए सीरीज बहुत यूजफुल होने वाली है। यहाँ पर हम इस सीरीज में थोड़े से और चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, जो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। एक तो ड्यूरेशन को लेकर के है। अभी तक जो ड्यूरेशन थी वो काफी लेंदी वीडियोस होती थी, उसको हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं एंड कोशिश करेंगे कि तकरीबन 4 क्लासेस के अंदर एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। आपको ये समझने की जरूरत है कि एनसीईआरटी जो है वो क्लास 10 तक एक अलग अप्रोच फॉलो करती है और क्लास 11th एंड 12 में एक अलग अप्रोच लेकर के चलती है। इसका रीजन ये है कि 11th एंड 12th में थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत मतलब इनिशियल स्टेज पे, बट स्पेशलाइजेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। क्लास 10 तक सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, कि मेन मेन इवेंट क्या थे, वो आपको समझाए जाते हैं। लेकिन क्लास 11th एंड 12th में आपको ये भी बताया जाता है कि ये हिस्ट्री में ये जो बात हम कह रहे हैं, पास्ट की ये जो चीजें हैं, इन तक हम कैसे पहुंचे, इन कंक्लूजन पर हम कैसे पहुंचे, यानी हमारे पास एविडेंस क्या है इस इवेंट को कहने के, इस इवेंट को बताने के। हमें कैसे पता कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे किंग अशोका ने कलिंग वॉर लड़ी थी और कलिंग वॉर में उनका मन इतना मतलब वो इतने दुखी हो गए थे कि फाइनली उन्होंने युद्ध छोड़ने का निर्णय कर लिया था। ये चीज हमें कैसे पता चलती है? आज से 2000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका जीवन यापन होता था, किस प्रकार की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, एग्रीकल्चर किस टाइप की होती थी, ये सब चीजें हमें कैसे पता? तो हमारे पास कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ लिटरेरी एविडेंस होते हैं, यानी लिखित में हमारे पास प्रमाण मिलते हैं, और कुछ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, यानी हमें कुछ ना कुछ सामान मिलता है जिसके आधार पर हम ये बात कह पाते हैं। 11th एंड 12th में आपको वो एविडेंस भी बताए जाते हैं, उन एविडेंस को किसने खोजा था, किस टाइम पर उसकी डिस्कवरी हुई है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। इसीलिए आप नोटिस करेंगे इस पूरी बुक में ऑल दो चैप्टर जो हैं वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट पार्ट के अंदर, बट वो 4 जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर हम सिर्फ 1 साल का ड्यूरेशन मान के चलें क्लास 12th का, तो क्लास 12th की हिस्ट्री में आपके पास 3 बुक आती है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री सेकंड, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री थर्ड। फर्स्ट बेस्ड है आपकी एंशियंट इंडिया पे, सेकंड आपकी बेस्ड है मेडिवल इंडिया पे, और थर्ड आपकी बेस्ड है मॉडर्न इंडिया पे। नॉर्मली 4 से 5 चैप्टर ही हैं यहाँ पे, और अगर आप अच्छे से समझें तो यूल फाइंड कि 12 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें कुछ तो आपका एग्जामिनेशन और छुट्टियां उन सब चीज़ों में चले जाते हैं। तो तकरीबन 2 महीने आप अच्छे से, 2 महीने जो हैं आप अच्छे से इनिशियल उसमें रिवीजन वगैरह को छोड़ दे तो आपको एक बुक को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। बट ऑब्वियसली हम इतना लंबा इसको नहीं स्ट्रेच करने वाले हैं, इसको हम ढंग से कवर करेंगे एंड विल मेक श्योर कि आपको जो हिस्ट्री में आपकी पकड़ होनी चाहिए एट दिस लेवल वो आपके पास हो। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने कितना डिस्कस कर लिया था उस बारे में बात करते हैं। तो लास्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट बेसिकली हम किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो वी आर वर्किंग कि इसमें ना कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 इस तरीके से। तो अभी तक हमने 3 सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट जो है वो प्रिंसिप एंड पियादशी को लेकर के है। प्रिंसिप कौन थे? जेम्स प्रिंसिप। इन्होंने बेसिकली मौर्यन स्क्रिप्ट, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसको डेसिफर किया था, इसको इन्होंने पढ़ा था और बताया था कि मौर्यन टाइम पे क्या कुछ हुआ है। फिर हमने अर्लीस्ट स्टेट में महाजनपद के बारे में बात करी, और थर्ड सेगमेंट में हमने बेसिकली मगध एम्पायर और फिर मौर्यन एम्पायर का हमने जिक्र किया था। आज हम फोर्थ सेगमेंट पे चलेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मौर्यन एम्पायर के बाद में, जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है तो उसके बाद में क्या हुआ। देखो, हमेशा हिस्ट्री में एक चीज याद रखना, एक ट्रेंड चलता है, छोटे छोटे एम्पायर होते हैं, फिर एक बड़ा एम्पायर बनता है, फिर धीरे धीरे वो एम्पायर टूटता है, डिक्लाइन होता है, फिर छोटे छोटे काफी सारे एम्पायर्स बनने लगते हैं, फिर एक बड़ा एम्पायर बनता है, फिर डिक्लाइन होता है, फिर छोटे छोटे एम्पायर बनते हैं, फिर एक बड़ा एम्पायर बनता है। कैसे पता हमें? जैसे अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो मगध एम्पायर था, उससे पहले क्या था?
उससे पहले जनपद थे, बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, जनपद से क्या बने, महाजनपद बने, महाजनपद में से भी एक सबसे सुप्रीम बनता है, दैट इज मगध एम्पायर। और मगध एम्पायर में फिर डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आती हैं, और फिर फाइनली आते हैं मौर्यन। लेकिन मौर्य डायनेस्टी भी एक टाइम पे आने के बाद वीक हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, उसके बाद में कई सारे लोग जो हैं वहां पे मौर्य जो डायनेस्टी उसकी जगह ले लेते हैं। इनको कहते हैं पोस्ट मौर्यन, मौर्यन के बाद में आने वाली डायनेस्टीज। डायनेस्टी किसको कहा गया है, तो जो रूल करती हैं, रूलिंग डायनेस्टी भी, एक उनके फोर फादर रहे होंगे, एक बेसिकली उनके वंशज रहे होंगे, सॉरी पूर्वज रहे होंगे, और उन्हीं से वो पूरा वंश चलता आ रहा है। तो राजवंश जो होता है, राजवंश, उसको डायनेस्टी बोला जाता है। ओके, सो न्यू नोशन ऑफ किंगशिप हम पढ़ते हैं, तो जो मौर्यन एम्पायर था ये नॉर्थ में एग्जिस्ट करता था, उत्तरी भारत में था। उसी टाइम पे फिर दक्षिण भारत में क्या हो रहा होगा, क्योंकि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ज्योग्राफिकली काफी डिफरेंसेस हैं, राइट। नॉर्थ इंडियन कंपैरेटिवली प्लेन रीजन है, वेरे साउथ इंडिया में आपको हिली रीजन मिलता है, प्लेट्यू रीजन है। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप एंशियंट टाइम से देखोगे तो हिस्ट्री जो है वो एक डिफरेंट वे से उभर करके आई है। हिस्ट्री हमेशा से यहाँ की थोड़ी डिफरेंट रही है। कभी भी नॉर्थ और साउथ इंडिया पे जो है बहुत कम ऐसे चांस हुए हिस्ट्री में जब पूरा नॉर्थ और साउथ इंडिया एक एम्पायर के अंडर रहा हो। ये खूबसूरती भी है, डाइवर्सिटी भी है। चलिए इसको समझते हैं। तो साउथ में क्या रहा उसको देखते हैं। साउथ में नए किंगडम्स इमर्ज होते हैं डेक्कन वाले रीजन में और फर्दर साउथ वाले रीजन में। डेक्कन वाला रीजन किसको कहते हैं, तो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, ठीक है, महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उसको डेक्कन रीजन कहा जाता है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो, जैसे ये मैप अगर मतलब वैसे तो एंशियंट इंडिया का, बट आप कंटेम्प्रेरी इंडिया से इसको लेके चलें तो ये यहां से आप मान के चलिए ये आपका आ, इसको कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में अगर आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा रीजन हो जाता है, ये वाला पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, और ये डेजर्ट रीजन हो गया, राइट। अच्छा, ये वाला जो रीजन है ना, ये कंप्लीटली इसको कहते हैं डेक्कन रीजन। अब मैं बहुत एक्यूरेटली नहीं बता रही हूँ, बट एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा। इसको डेक्कन रीजन बोलते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र वाला एरिया आ जाता है, और साथ में कुछ कर्नाटक वाला एरिया आ जाता है। इसको प्लेट्यू रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यू एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। ना व्हाट इज प्लेट्यू, तो जैसे माउंटेन होता है, माउंटेन इस तरीके से है, लेकिन ड्यू टू इरोजन धीरे धीरे क्या होता है, ये एक तरीके से इरोड होने लगता है, और ये कुछ एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर बचती है, ठीक है। लेकिन ये नीचे से बहुत हार्ड सरफेस है इसका, और ऊपर जो है वो कॉनिकल शेप होने के बजाय क्या है, एक टेबल लाइक शेप बन जाती है, इसलिए इसको प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे कभी ना कभी जो है वो लावा रहा होगा, यानी यहाँ पे कभी ना कभी वोल्केनो रहा होगा, ठीक है। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, वोल्केनो यहाँ पे रहा होगा कभी ना कभी, यानी इस वाले रीजन में, और वो वोल्केनो बना, पहाड़ थे, पहाड़ धीरे धीरे इरोड होते गए, प्लेट्यू वाला रीजन बचा, तो इसको डेक्कन वाला रीजन या डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और ये वाला है फिर, इसको बोलते हैं फार साउथ या फर्दर साउथ, क्योंकि ये बिल्कुल साउथ में आ जाता है। तो केरल है, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का, और तमिलनाडु वाला जो रीजन है ये फार साउथ में आ जाता है। देन हम बात कर रहे हैं कि नए किंगडम्स बनने स्टार्ट हुए थे डेक्कन वाले रीजन में और फर्दर साउथ में, इंक्लूडिंग द चीफडम्स ऑफ द चोलास, चेराज एंड पांड्याज इन तमिलकम, और इसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश, केरला वाला रीजन। अच्छा, इसको समझिए पहले। तो आप 3 राज्यों का नाम याद रखेंगे। देखिए, नॉर्थ इंडिया में जैसे मौर्यन एम्पायर है, और बाकी आपको मगध एम्पायर और ये सब देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आपको साउथ इंडिया में संगम एज देखने को मिलेगी। संगम एज, संगम एज क्यों है इंपॉर्टेंट, इसका नाम ध्यान रखिएगा, जब रेफरेंस आएगी तो मैं दोबारा आपको बताऊंगी। लेकिन संगम एज में 3 किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। 3 किंगडम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, तो वो है चोला, फिर है चेरा, और फिर है पांड्यास। कहाँ पर है ये है तमिलकम वाले रीजन में। तमिलकम रीजन में कौन कौन से रीजन आते हैं, सिर्फ तमिलनाडु नहीं है, तमिलकम में आंध्र प्रदेश का हिस्सा आता है, केरल का हिस्सा आता है, और कुछ तमिलनाडु का हिस्सा आता है, रीजन आता है इसमें। एंड इस टाइम पे काफी स्टेबिलिटी और काफी प्रोस्पेरिटी यहाँ पे थी। ओके, देन चीफ एंड चीफडम्स क्या होते हैं, हमने किंग और किंगडम तो हमने पढ़ा, पर चीफ और चीफडम्स किसको कहते हैं। सो चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी, ही डिराइव सपोर्ट फ्रॉम हिज
kinfolk. His function may include performing special rituals, leadership in warfare, and arbitrating disputes. He received gift from his subordinate, unlike kings who usually collect taxes and often distribute these amongst his supporters. Generally, there are no regular armies and officials in the chiefdom. chiefdom क्या होते हैं? जैसे एक मान लीजिए ग्रुप है और उस ग्रुप का सरदार, वो होते हैं चीफ। क्या वहां पे जैसे ये होते हैं, कबीले होते हैं, कबीलों के सरदार होते हैं। अब कबीलों को आप चीफडम्स बोल सकते हो। क्या उनकी अपनी कोई आर्मी होती है? नॉर्मली नहीं, उनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है। जो वहां के लोग हैं, जो मेल मेंबर है, नॉर्मली वही आर्मी का पार्ट होते हैं। सरदार कौन होता है? चीफ कौन होता है भाई? जो सबसे काबिल होगा उसको सरदार बनाया जाता है। तो क्या सरदार का बेटा सरदार बनता है? नहीं जी, हेड जो है वो चेंज होता रहेगा, वो उसकी काबिलियत पे, उसकी मैरिट पे, उसकी एबिलिटी पे है, वो हेरिडिटरी नहीं है। दूसरी ओर किंग जो है, किंग एक ऐसी पोस्ट है जो हेरिडिटरी है। नॉर्मली राजा का बड़ा बेटा ही नॉर्मली राजा बनता है। किंगडम्स कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े होते हैं। इकोनॉमी के लिए वो ज्यादातर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस पे ज्यादा रिलाय करते हैं। भी उनके पास कर आ जाए तब राज्य का काम चलता है। इसके अलावा राज्य की एक अलग प्रकार की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा के प्रति, जबकि कबीलों की अपनी कबीलों में क्या होता है, ज्यादा तो एरिया एरिया और लोग जो काफी कम मिलेंगे। अगर आप किंगडम के कंपैरिजन में देखो तो काफी कम लोग मिलेंगे। वही राज्य में ज्यादा लोग होते हैं, और राज्य और जनता का जो संबंध होता है वो अलग तरीके का होता है। अगर आप चीफडम और उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो काफी अलग होता है। ओके, अब ये कहाँ पे ये रेफरेंस आया है, कहाँ पर हमें इसका रेफरेंस देखने को मिला है? अब ये देखिए, साउथ में चीफ और किंग्स वर्ड यूज किए गए। कि चीफ मीन्स व्हाट? क्या यहाँ पे कोई ट्राइबल चीफ था? क्या यहाँ पर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते थे? ऐसी काइंड ऑफ एरियाज थे जहां पे राजा न होकर के वहां पे क्या थे? चीफ एग्जिस्ट करते थे। क्या थे? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है। जब अंग्रेज गए ना, यहाँ से भारत से गए थे 47 में, 1947 में, तो हमारे यहाँ 560 से ज्यादा रियासतें थी भारत में। मतलब आधा हिस्सा ऐसा था भारत का जो डायरेक्ट ब्रिटेन के कंट्रोल में था, और एक ऐसा हिस्सा जो ब्रिटेन के इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, जहां पे राजा अभी भी थे। 560 से ज्यादा रियासतें थी। तो आप सोच सकते हो कितने सारे छोटे छोटे एरियाज में, मतलब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के अंडर सिर्फ एक ही गांव हो, एक ही जो है 2-3 विलेजेस उसके अंडर आ रहे हो, पॉसिबल है। तो चीफ काफी छोटा, मतलब काइंड ऑफ छोटे एरिया पे रूल करते हैं नॉर्मली। ये और इसके और भी फीचर्स होते हैं। ओके, अब हमें इनके बारे में काफी सारे सोर्सेस से मिलता है। किन के बारे में हम बात करें? अब हम बात करें चोलास, चेरा और पांड्यास के बारे में। जैसे अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट हमें मिलता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। अब संगम टेक्स्ट क्या है? संगम किसको बोलते हैं? जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है तो वहां पे संगम वाला रीजन है। संगम मतलब जहाँ पे मेल हो रहा हो, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक तरीके से। वैसे तो रिवर जहाँ पे मिल रही हो उनको उसको संगम बोलते हैं। संगम एज जो है नॉर्मली क्या होता है, देखो एंशियंट इंडिया में, साउथ इंडिया में कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, खास करके स्कॉलर्स इकट्ठे हुए थे। और उन कॉन्फ्रेंसेस में क्या हुआ, नए टेक्स्ट प्रोड्यूस करेंगे, नए टेक्स्ट प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो हुई हैं, इनको कहा जाता था संगम। और ये जिस दौरान हुई है उस टाइम पीरियड को कहा जाने लगा संगम एज। जैसे जिस टाइम पे ऋग्वेद लिखा गया, उस टाइम को क्या कहा जाने लगा? ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक पीरियड। जिस टाइम पे वेद लिखे गए इस एज को ही क्या बोला जाने लगा? वैदिक पीरियड। ठीक वैसे जिस टाइम पे संगम टेक्स्ट या संगम मीटिंग्स जो हुई थी, उस टाइम को क्या बोला जाने लगा? संगम एज। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे मैंने कहा ना टेक्स्ट लिखी गई है। संगम एज की टेक्स्ट, संगम एज की जो पोएम्स है ये बहुत फेमस है। हम डिस्कस करेंगे इस बारे में बेसिकली। तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं वो चीफ के बारे में बताती है, खास करके वो बताते हैं, उन पोएम के अंदर जिक्र किया गया है कि चीफ ने बेसिकली कैसे वेल्थ को एक्वायर करा, कैसे रिसोर्सेज को एक्वायर करा, और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत सारे चीफ और किंग का रेफरेंस यहाँ पर मिलता है। एक आते हैं सातवाहन। सातवाहन कौन थे? थोड़ा सा याद रखिएगा इनके बारे में भी। सातवाहन जो हैं वो मौर्यास के बाद में आते हैं। मौर्यन एम्पायर के बाद में ये जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया यानी डेक्कन वाला जो रीजन है, ये वहां पर रूल करते हैं। कब रूल करते हैं? 2nd सेंचुरी BCE के अंदर। एंड शाकाज, शाकाज जो है या
हिंदी में इनको शक बोला जाता है। ये जो लोग थे ये कौन थे, ये बाहर से थे, ठीक है, ये फॉरेनर्स हैं, शाकाज हैं, हुण हैं, कुषाण हैं, ये बाहर से हैं, ये नेटिव इंडियंस नहीं है। ये यहाँ पर आते हैं शाकाज, इनको बोला गया पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन। ये आकर के नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। ये लोग क्या करते थे, रिवेन्यूज इनको मिलता था, क्योंकि हमारा जो वेस्ट वाला हिस्सा है और नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है ये आता है ग्लोबल ट्रेड रूट का हिस्सा था उस टाइम पे, ग्लोबल ट्रेड रूट। आपने ना अगर न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करा होगा या आप मतलब अब फॉलो कर रहे होंगे तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, सिल्क रूट, ठीक है, चाइना अभी भी इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। एंशियंट टाइम में सिल्क रूट जो है वो बेसिकली एक ऐसा रूट होता था जो चाइना से चल करके पूरे यूरोप तक फैला हुआ था और जिसपे सिल्क ट्रेड जो है वो ज्यादा फैला हुआ था। अब सिल्क रूट की काफी सारी ब्रांचेस थी, उसमें जो उनकी सदर्न ब्रांचेस थी उसके ऊपर इंडिया के कुछ सिटीज आती थी। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है वो इसी वजह से ज्यादा प्रॉस्परस हुआ क्योंकि वो उस ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये लोग आए कहाँ से, इसको लेकर के काफी डिबेटेबल है, इनके सोशल ओरिजिन को लेकर के कोई ऐसा क्लियर नहीं है। बट जैसे हम अगर वर्ण सिस्टम के हिसाब से चलें इंडिया के अंदर, तो वर्ण सिस्टम में हम कहते हैं कि ज्यादातर केसेस में जो क्षत्रिय कास्ट होती है, जो ये क्षत्रिय वर्ण होता है, यही रूल करता है। बट बहुत बार ऐसे इंसिडेंट भी मिलते हैं कि लोअर कास्ट की या क्षत्रिय के अलावा भी अलग लोग जो हैं वो पावर में आए, पावर में आने के बाद उन्होंने अपना जो वर्ण है वो चेंज कर लिया, उनके वर्ण उनके कास्ट में, या उन्होंने डिफरेंट कास्ट एक्वायर कर लियो, उनका वो सोशल स्टेटस चेंज हो गया हो। ओके, सो जैसे वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन वैरायटी ऑफ वेज। कैसे होता है, ज्यादातर केसेस में भाई वो ब्राह्मण के साथ उनका जो किस तरीके का रिलेशन होता है, कई बार वो बहुत लैंड ग्रांट्स भी उनको देना स्टार्ट करते हैं ताकि ब्राह्मणों के थ्रू उनको प्रेस्टीज, वो एक्सेप्टेंस उनको मिलनी स्टार्ट हो जाए। ओके, तो इसमें हमने क्या डिस्कस करा, हमने यहाँ पे बेसिकली बात करी कि आपका जो साउथ इंडिया है, पोस्ट मौर्यन एम्पायर में, पोस्ट मौर्य में बहुत सारी डायनेस्टीज उभर रही थी, जिसमें हमने बात करी बिल्कुल साउथ इंडिया के अंदर हमारे सामने 3 डायनेस्टीज आती हैं। कौन कौन सी, चोलाज आते हैं, चेरा हैं और पांड्याज हैं। और अगर आप डेक्कन की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने कौन है, सातवाहन है। और अगर आप बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट में हमारे पास कौन है, तो शाकाज रूल कर रहे हैं। ये लोग कौन थे, इनके ओरिजिन के बारे में हमारे पास ज्यादा डेटा है नहीं, इसीलिए हम ये मानते हैं कि शायद ये लोअर उससे रहे होंगे, वर्ण से रहे होंगे, भी वैश्य वर्ण से या फिर शूद्र वर्ण से हो सकते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए काम करा होगा। इट हैपेंस थ्रू आउट द हिस्ट्री। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। And while you are reading the chapter, while you are listening to this lecture also, please pay attention to the details, because अभी आप जितनी मेहनत करोगे ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अभी आप जितनी मेहनत करोगे, ये मेहनत आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपके एफर्ट्स हैं, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होगे, आप जब आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ रहे होगे, उसमें बहुत काम करेगी। दूसरा, आपकी कोचिंग की नीड को कम कर देगी। कोचिंग में क्लासेस में कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ाते, इसी चीज को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, वही एनसीईआरटी कोर्सेज के 5-5, 6-6 हजार या ज्यादा ही, इससे ज्यादा ही चार्ज कर लेते हैं आपको, जो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है उसी के आप 10-10 हजार रुपए चार्ज मतलब आप दे करके आते हो। और होता क्या है, एनसीईआरटी तो खुद पढ़ सकते हो ना, इतने तो हो मैच्योर, इतनी तो मतलब इतना तो पढ़ना आता है, और बाकी एक्सप्लेनेशन वो हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई। एनसीईआरटीज के लिए भी आपको अगर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो फिर आपको एज अ स्टूडेंट अपने आप को एक बार दोबारा देखने की जरूरत है कि किस प्रकार की स्किल आपने एक्वायर करी है। एनीवे, कैप्चरिंग एलिफेंट फॉर द आर्मी, अब ये बहुत डिबेटेबल सा टॉपिक है। आपने देखा होगा आर्मी में या राजा महाराजाओं को खास करके अपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि बड़े से हाथी के ऊपर वो बैठ करके आ रहे हैं। अब हाथियों का आर्मी में क्या रोल है, देखने में बड़े मजेस्टिक से वो लगते हैं, बहुत बहुत पावरफुल लगते हैं, बट व्हाट वाज द एक्चुअल रोल ऑफ एलिफेंट इन द आर्मी। तो अर्थशास्त्रा किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है। किस टाइम पे लिखी है, मौर्यन टाइम पे लिखी है। तो अर्थशास्त्रा ने एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे काफी छोटी छोटी डिटेल्स में बात करी है। अब देखो, अर्थशास्त्र है ना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी बुक मानी जाती है एंशिएंट इंडिया में। और दूसरी चीज ये कि अपने आप में एक बुक ना होकर के इसके अंदर 15 बुक्स हैं टोटल, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करती है। इवन राजा के रूटीन
प्रोटीन से लेकर के ये राज्यों को अपने पड़ोसी देशों से किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए, इन सब टॉपिक पे ये लोग बात करते हैं। मतलब अर्थशास्त्र पे कौटिल्य ने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो अर्थशास्त्र में यहाँ तक मेंशन है कि हाथियों को पकड़ना कैसे है और हाथियों को आर्मी में रखना कैसे है। सो दिस इज व्हाट इट सेज अबाउट हाउ टू कैप्चर दी एलिफेंट्स। जैसे वो कहते हैं, guards of elephant forest assisted by those who rear elephants, those who enchain the legs of elephant, those who guard the boundaries, those who live in forest, as well as by those who nurse the elephant, shall with the help of 5 or 7 female elephants to help in tethering wild ones, trace the whereabout of herds of elephants by following the course of urine and during dung left by the elephants. So basically यहाँ पर ये कहा गया है कि किस तरीके से आप कैप्चर करेंगे उनको। तो उन्होंने कहा कि जैसे जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं उनको कैप्चर करने का तरीका है, पहले उनके ट्रेसेस ढूंढो कि कहाँ से वो गुजरे हैं। कैसे पता चलेगा? तो जहां वो रुके होंगे वहां पे उन्होंने जो जानवर हैं उन्होंने यूरिन या डंग मतलब गोबर वगैरह करा होगा, उसको आप ट्रेस करके जा सकते हैं। एक ग्रीक सोर्स हमारे पास आता है, उसमें कहा गया है कि द मौर्यन रूलर हैड अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 6 लाख फुट शोल्डर, 30,000 कैवेलरी एंड 9,000 एलिफेंट्स। सम हिस्टोरियन कंसिडर दिस अकाउंट टू बी एग्जैजरेटेड। अब ग्रीक सोर्स में मेंशन करा गया है कि जो मौर्यन एम्पायर था ना, वहां पे 6 लाख से ज्यादा जो है लोग रूल करते थे। देन वो मेंशन करते हैं कि 30,000 से कैवेलरी रही होगी, मतलब वो रथ चलाने वाले वो रहे होंगे, और 9,000 एलिफेंट थे। अब 9,000 हाथी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है, इसलिए हिस्टोरियन मानते हैं कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर इस बात को रखा गया है। दिस इज नथिंग बट दी एग्जैजरेशन। हिस्ट्री में ऐसा होता रहा है, एग्जैजरेशन होती हमेशा से होती आई है। इवन ये ना कहा जाता है कि जब फॉरेन अटैक हुए हैं हमारे ऊपर, तो हमारे पास एलिफेंट्स थे। अब एलिफेंट क्या होता है ना, एकदम से देखने में बड़ा वो, आप भाई आप मान लीजिए हॉर्सेस का यूज कर रहे हो, आपके पास फुल सोल्जर हैं, आपके पास ऐसे सैनिक है जो पैदल चल रहे हैं, और सामने से सेना आ रही है जिसके पास बड़े बड़े हाथी हैं, तो एक बार तो देख के डर लगेगा ना। तो माना ये जाता है कि सिकंदर की सेना ने सुना था कि मौर्यन एम्पायर है, मतलब तब तक मौर्यन एम्पायर था नहीं, मतलब मगध एम्पायर है, और मगध एम्पायर में ना इतने बड़े बड़े हाथी हैं। तो वो लोग ऐसे मानते हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सिकंदर की आर्मी ने अलेक्जेंडर की आर्मी अलेक्जेंडर की आर्मी ने रिट्रीट कर दिया था। उन्होंने कहा था हम इससे आगे जाएंगे नहीं। वो झेलम रिवर तक फाइट करते हैं, उसके बाद में वो मना कर देते कि अब इससे आगे हम नहीं फाइट करेंगे, हमें अपने घर जाना है। तो कुछ ये गेस भी की जाती है, मतलब ये अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि वो उन्होंने सुना हो कि बड़े बड़े हाथी हैं और इन हाथियों की वजह से वो शायद डर करके भाग गए होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। बट येस, एलिफेंट इन इंडियन हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप मान सकते हो। एनीवे, सो अगर आप मान लीजिए ग्रीक अकाउंट को आप बिल्कुल सच मान लेते हैं, एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा उनको सच मान लेते हैं, तो आपको क्या लगता है, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू यू थिंक द मौर्यन रूलर वुड हैव रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच अ लार्ज आर्मी? उनको किस प्रकार की जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी इतनी बड़ी आर्मी रखने के लिए? 9,000 एलिफेंट रखना और 6 लाख से ज्यादा अब आर्मी को रखना, इट्स सच अ बिग नंबर। ओके, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स टू द डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स मतलब, ओके, डिवाइन जब आपको वर्ड्स मिल जाए जहां पर भी, तो इसका मतलब किसी ना किसी भगवान से, किसी ना किसी डाइटी से अपने आप को जोड़ लिया गया है, किसी ना किसी भगवान से जोड़ लिया गया है। अभी हो सकता है वंशज मान ली, हो सकता है उनके अपने आप को कह दें कि हम तो भगवान इस पर्टिकुलर भगवान की हम पूजा करते हैं। डाइटीज से जोड़ा गया, इवन ट्राइबल एरियाज में भी ऐसा हो रहा है, और अलग अलग डाइटीज की अलग अलग टाइम पे पूजा होती है। इवन हिस्टोरिकल रीजन और ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से भी चेंज हुए हैं। जैसे आप अगर नॉर्थ इंडिया में देखोगे, तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर आपको लॉर्ड विष्णु की ज्यादा मिलती है आपको, ठीक है। वहीं अगर आप ईस्ट इंडिया में देखोगे तो माँ काली का ज्यादा रेफरेंस आपको मिलेगा। वेर एज इफ यू गो टू द साउथ इंडिया, ऑल दो इनका भी है, लॉर्ड विष्णु का भी है, माँ काली का भी है, अलग अलग है, बट ज्यादा आपको लॉर्ड शिवा का मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एमरजेंस है, दैट बिलोंगिंग टू डिफरेंट डाइटी, एक्चुअली वर्शिपिंग द डिफरेंट डाइटीज, दैट शोज कि यस दे बिलीव इन सम काइंड ऑफ डिवाइन एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी, कि हम भगवान को मानते हैं। हम तो वो जो चीज होती है ना, ये रेफरेंस कहाँ काम आती है? ये काम आती है अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। अथॉरिटी को एक्सेप्ट करवाना ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
आप सिर्फ और सिर्फ पावर के बेसिस पे आप आ तो गए, आप अपनी ताकत के बेसिस पे पावर में तो आ गए, लेकिन आप लोगों को कैसे समझाओगे, कैसे एक्सेप्ट करवाओगे? तो उसके लिए फिर डिवाइन एलिमेंट जो है वो जोड़ा जाता है कि हम तो इस भगवान से जुड़े हुए हैं। जैसे एक तरीका है हाई स्टेटस पाने का सोसाइटी में कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटीज डेटीज जो जो भगवान होते हैं, काइंड ऑफ अलग अलग आप मान सकते हो, अवतार मान सकते हो, उनमें विश्वास रखना। दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कुषाण। कुषाण ये भी फॉरेनर थे, इन्होंने हमारे नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन पे कंट्रोल किया था और इन्होंने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया था। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया से लेकर के नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक रूल करते थे। तो अब कुषाण के बारे में हमें कहाँ से रेफरेंस मिलता है? कुषाण के बारे में, तो कुषाण के बारे में हमारे पास रेफरेंस आता है बेसिकली इनके इंस्क्रिप्शन से, और सबसे ज्यादा इनके गोल्ड कॉइन से हमें इनके बारे में रेफरेंस मिलता है। ओके, सो इंस्क्रिप्शन और टेक्सचुअल ट्रेडिशन से हमें इनके बारे में पता चलता है। Then the notion of kingship they wish to project are perhaps best evidenced in their coins and sculptures. आप किस प्रकार के राजा दिखाना चाहते हैं अपनी प्रजा को कि आप किस प्रकार के राजा हैं, तो वो कॉइन्स और स्कल्पचर से पता चलता है। जैसे कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुषाण रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन ए श्राइन एट मठ नियर मथुरा। बड़े बड़े स्टैचूज मिले हैं कुषाण रूलर के, जो कि मथुरा के एक पास में एक मठ है वहां पे इंस्टॉल करे गए, वहां पे रखे गए हैं। ऐसे स्टेचूज आपको मिलते हैं अफगानिस्तान के अंदर। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसका मतलब ये था कि कुषाण कंसिडर्ड देमसेल्फ गॉड लाइक। वो मानते हैं कि इतने बड़े स्टेचू होने का मतलब कि कुषाण अपने आप को भगवान जैसा मानते थे। कुछ कुषाण रूलर्स जो हैं उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट करा, उस टाइटल का नाम क्या था? देवपुत्र। अब देवपुत्र हम किसको कहते हैं? जो देव का पुत्र हो। हिंदी में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा देवपुत्र मीन्स द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर who call themselves son of heaven। हो सकता है ये जो टाइटल है ये उनको वो इंस्पायर्ड हो चाइनीज रूलर से, बिकॉज चाइनीज रूलर अपने आप को क्या कहते थे? वो कहते थे अपने आप को सन्स ऑफ हेवन। ठीक है, और इसीलिए शायद कुषाण रूलर ने अपने आप को सन ऑफ गॉड कहना स्टार्ट करा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस आपको लेकर के चलूंगी और आई गेस आप समझ भी पाएंगे इस चीज को। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना और थोड़ी सी आप एडवांस बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसका रेफरेंस आएगा। आप जैसे मैंने कहा अथॉरिटी को कैसे एस्टैब्लिश करवाते हैं, लोगों के मन में आप अपनी अथॉरिटी कैसे एस्टैब्लिश करवाते हैं, इसके लिए बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, बहुत सारे तरीके बताए गए। लेकिन सबसे फेमस जो रहा, खास करके जो अलग अलग राजाओं ने अपनाया, वो था डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी में राजा ने हमेशा क्या किया? हमेशा ये दिखाया कि या तो वो भगवान के भेजे हुए दूत हैं, जिनको ये मान लिया कि भगवान ने उनको भेजा है, या फिर ये मान लिया कि वो भगवान के वंशज हैं। जैसे आपको इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगे, जैसे चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, मतलब कि वो डिसेंडेंट हैं किसके? सन के। ठीक है, वो डिसेंडेंट हैं किसके? मून के। ओके, और ऐसे ही आपको डिफरेंट रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। ये एक तरीका है लोगों में अपनी पहचान बनाने का, लोगों में अपनी एक्सेप्टेंस एस्टैब्लिश कराने का, लोग आपकी बात माने, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया के अंदर लेकिन ज्यादातर क्या हुआ है ना, एक तो होता है कि डायरेक्ट आप बोल दो कि भगवान का ही बेटा है, सन ऑफ गॉड आप बोल दो। ये रेफरेंस आपको कम मिलता है, या तो आप वंशज बताते हो, डिसेंडेंट बताते हो, और ज्यादातर केसेस में आप क्या बताते हो कि भगवान ने हमें भेजा है, हमें हम उनके हुक्म का पालन करने के लिए आए एक तरीके से, या हम भगवान एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि अ, अगर कोई राजा के आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर नेचर या उसके ऊपर प्रकृति भी अपना कहर बरसाएगी, भी उसके ऊपर भगवान नाराज हो जाएंगे। इवन जब आप कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र पढ़ते हो तो वहां पर भी उन्होंने कहा है कि हाँ, राजा जो है वो डिवाइन है, राजा के पास अलग से पावर होती है, पावर इन द सेंस भी उनको भेजा इसलिए है कि वो आकर के समाज में भला कर पाए। तो डिवाइन अथॉरिटी या डिवाइन एलिमेंट, इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। प्लीज पे अटेंशन टू दिस। डिवाइन एलिमेंट को भी रीजन वाइज और टाइम वाइज अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिए। सो 4th सेंचुरी तक आते आते देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्त एम्पायर। आप देखिएगा कि मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर काफी बड़ा एम्पायर माना जाता है। उसके बाद में हालांकि 150 साल के बाद में डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अशोका के बाद में हमें एज सच कोई बहुत ग्रेट मौर्यन रूलर नहीं मिलता है। तो फिर पोस्ट मौर्यन रूलर्स आते हैं। पोस्ट मौर्यन में हमने देखा सातवाहन के बारे में हमने जिक्र करा, हमने कुषाणा और शाकस के बारे में हमने जिक्र करा, राइट। लेकिन उसके बाद में
जब हम 4th सेंचुरी तक आते हैं, हम अब एडी की बात कर रहे हैं। मौर्यन एम्पायर जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, बीसीई के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, राइट। तो अब हमें जो है वो गुप्त एम्पायर एक बहुत बड़े एम्पायर के तौर पे देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है एंशियंट हिस्ट्री में। हिस्ट्री पढ़नी है तो टाइमलाइन का पता होना चाहिए, एग्जैक्ट ईयर ना पता हो बट अगर टाइमलाइन भी पता है तो हम आधी रेस जीत चुके हैं। तो 4th सेंचुरी तक आते आते एक लार्जर स्टेट गुप्त एम्पायर का हमें एविडेंस नजर आता है। अब इनमें से ज्यादातर जो है वो सामंत पे निर्भर करते थे ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सामंत, सामंतवाद या सामंतशाही। सामंतशाही क्या होती है इसको समझिए। एक तो होता है कि किंग डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, किंग की खुद की आर्मी है। ज्यादातर दो काम होते हैं किंग के, एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और एक रिवेन्यू कलेक्शन। अब मान लो किंग ये डायरेक्ट काम ना करके यहाँ पर किंग के क्या कर दिए जाएं कुछ अ, और यहाँ पे उनके एक काइंड ऑफ असिस्टेंट बना दिए जाएं। वो एज अ किंग ही रोल प्ले कर रहे हैं, वो रिवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे हैं और वो अपनी लोकल आर्मी स्टैब्लिश कर रहे हैं और वो बदले में राजा को हेल्प कर रहे हैं जब राजा को जरूरत पड़ रही है। इसको कहते हैं सामंतशाही व्यवस्था। हालांकि ये चीज जो है वो ज्यादातर आपको वेस्टर्न मतलब नॉट सॉरी वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज इन द सेंस लाइक यूरोप में आपको ज्यादा डोमिनेटेड दिखाई देगी, क्योंकि सामंतशाही व्यवस्था है वो लैंड ग्रांट से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। लैंड ग्रांट में क्या होता है बेसिकली, भाई एक टाइम आता है जब आपने बड़े बड़े जमीनें जो हैं वो लोगों को दान में देनी शुरू कर दी। अब वो एक एरिया है जो बेसिकली लोगों के पास है, वहां से आप डायरेक्ट रेवेन्यू तो कलेक्ट कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, वहां वहां से बेसिकली शुरुआत होती है सामंतशाही व्यवस्था की। हम कभी इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे, खास करके इस ये जो आएगा बार बार जिक्र, ये मेडिवल टाइम में ज्यादा आएगा, मेडिवल हिस्ट्री में इसका रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आप नाम ध्यान रखिएगा, सामंतशाही व्यवस्था। लेकिन इसमें ऐसा ही आपको वसाल सिस्टम आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा। ये पहचान है, जब हम एंशियंट टाइम से मेडिवल टाइम में जा रहे होते हैं तो वहां पे इसके रेफरेंस मिलते हैं। सो मैनी ऑफ दिस डिपेंडेंट ऑन सामंत, जो लोग थे सामंत उनको बोला जाता था, men who maintained themselves through local resources including control over land. They offered homage and provided military support to ruler. ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे तक जब भी किंग को जरूरत होती थी। पावरफुल सामंत कुड बिकम किंग, कन्वर्सली वीक रूलर्स माइट फाइंड themselves being reduced to position of subordination. कई बार ये होता था कि अगर कोई बहुत ताकतवर सामंत है तो वो राजा को हटा करके खुद भी मतलब गद्दी पे बैठ सकता है, खुद गद्दी हथिया सकता है। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। गुप्त एम्पायर की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये हमें कहाँ से मिलती है, उनके लिटरेचर से, उनके कॉइन से, उनके इंस्क्रिप्शन से, उनकी प्रशस्ति मिलती है। अब प्रशस्ति क्या चीज है, प्रशंसा में उनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है और वो लिखा गया है कोई ना कोई स्टोन के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं प्रशस्ति। जैसे एक रेफरेंस हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति का, इलाहाबाद के अंदर प्रयाग प्रशस्ति जो हमें प्रेजेंट, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति का कई जगह जिक्र भी आता है। तो प्रशस्तिज जो हैं वो लिखी गई थी, मतलब ऐसी जो राजा की प्रशंसा में लिखी गई हैं। एंड पैटर्न्स इन जनरल बाय पोएट्स, किसके द्वारा लिखी जाती थी, जो उनके दरबारी होते थे, दरबारी कवि होते थे, उनके द्वारा लिखी जाती थी। While historians often attempt to draw factual information from such composition, those who composed and read them often treasured them as work of poetry. अब एक बात बताओ, राजा ने किसी कवि को रखा है और वो कवि राजा के बारे में प्रशंसा भरी चीजें लिख रहा है, राजा ने वो जाकर के कहीं पे उसको लिखवा दिया, इंस्क्रिप्शन बनवा दी। आपको क्या लगता है वो एग्जैक्टली सही होगा, 100% वैसा ही होगा? नहीं, क्योंकि वो बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है, एग्जेजरेशन होती है। और आपको पता है जो काव्य होता है, पोएट्री होती है, वो हमेशा थोड़ी बहुत मतलब एक काइंड ऑफ एग्जेजरेशन की तो बात करती ही है। आपने सुना होगा मानवीकरण अलंकार, अलंकृत करके पेश किया जाता है, उनको कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के ही लिखा जाता है, राइट। तो ये एक डिस्कशन चलता रहता है। अब ये कॉइन्स हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा मतलब करे गए थे, कुछ कॉइन लाए गए थे कुषाण किंग के द्वारा। कुषाण में एक किंग हुए हैं, किंग कनिष्क। अब आप देख सकते हैं गोल्ड कॉइन है और यहाँ पे कितनी अच्छी कार्विंग हुई है। ओके, यहाँ पे एक डाइटी बनी हुई है बकायदा, सॉरी यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है बेसिकली, एंड हियर यू कैन सी इस डिफरेंट हैंड्स आप देख पा रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। अब एक किस तरीके से पोर्ट करा गया। अब
अब जैसे ही आप सिक्के को सामने से देखते हो, आपको एक किंग नजर आता है, ठीक है। जब आप जैसे देखते हो किंग नजर आता है, जैसे ही आप सिक्के को घुमा देते हो, ऐसे रिवर्स करके देखते हो, आपको एक डाइटे की पिक्चर नजर आती है। I mean, कितना प्रिसाइजली इन्होंने कॉइनेज पे ध्यान दिया होगा, कितना अच्छे से इन्होंने मेंशन की हुई है चीजें। ओके, जैसे मैंने अभी प्रयाग प्रशस्ति का ही जिक्र किया था, तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है संस्कृत में। अब ये हरिसेन कौन थे? तो गुप्त रूलर्स में से एक रहे हैं समुद्रगुप्त, और ये इनके सबसे फेमस रूलर भी माने जाते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हुए हैं हरिसेन। हरिसेन ने उनकी प्रशंसा में जो लिखा उसको प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है। और समुद्रगुप्त हालांकि बहुत सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं। जब आप एंशियंट हिस्ट्री में स्पेसिफिकली गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे तो वहां पर भी समुद्रगुप्त का बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होता है। खास करके ये आर्ट और लिटरेचर में, खास करके आर्ट में, इनका एक कॉइन भी है जिसमें ये वीणा पकड़े हुए हैं, तो एक पैटर्न ऑफ आर्ट के तौर पे भी इनको जाना जाता है। अब ये समझिए, ये एक स्कल्पचर है हमारे पास, किसका है? कुषाण किंग का है। अभी ज्यादा तो हमें डिटेल में नहीं पता, बट मतलब हेड हमारे पास नहीं है, बट जितनी हमें इसका ये रेफरेंस मिलता है, यू कैन सी द डिटेल्स, ठीक है, यू कैन सी द डिटेल्स हियर। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक टू रीड एनसीईआरटीज। आई मीन, ऐसी कोई बुक नहीं है हिस्ट्री की जो इतना अच्छे से, इतना डिटेल में एक्सप्लेन करती हो विद सो मेनी इमेजेस। Otherwise what happens now when you read the history book, sometimes you just have to google the pictures, google the places, but एनसीईआरटी में वो चीज मेंशन है ऑलरेडी। एनसीईआरटी आपको ये कहती है कि डोंट रेफर दी अदर रिसोर्सेज, आई एम सफिशिएंट फॉर यू, जस्ट रीड मी इन डेप्थ, ठीक है। अब इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट हैं सर, तो हमारे पास सही नहीं, जो ये बताते हैं कि ये एक राजा की इमेज होगी। हाउ डू यू बिलीव कि ये एक राजा की? भाई इनकी पोशाक देखें, इनकी पोशाक में डिटेल्स देखें, ये जो एक तरीके से जो भी उन्होंने होल्ड कर रखा है आप उसको देखें, तो इनका जो ओवरऑल अपीयरेंस है उससे हमें पता चलता है कि ये किंग रहे होंगे। अब ये प्रयाग प्रशस्ति में ये लिखा गया इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप खुद से रेफर कर सकते हैं, बट हिस्टोरिकली अनलेस एंड अनटिल यू आर हिस्ट्री ऑप्शनल, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अब आता है सुदर्शन लेक का जिक्र। गुजरात के अंदर सुदर्शन लेक क्या है? सुदर्शन लेक बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, यानी इसको बनाया गया था, मैन मेड रिजर्वायर है ये। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? अब सुनिए, शाका रूलर हुए हैं। शाका कहाँ से हमें पता चला? ये एक पोस्ट मौर्यन रूलर थे, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी है शाका डायनेस्टी। शाका डायनेस्टी के रूलर हुए हैं रुद्रदमन, ठीक है। रुद्रदमन के जो अचीवमेंट थी उनको रिकॉर्ड किया गया है, और इनके एक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है किसके बारे में? सुदर्शन झील के बारे में। कहाँ पर ये सुदर्शन झील? गुजरात के अंदर। यानी गुजरात की सुदर्शन झील के बारे में एक रुद्रदमन नामक शासक का जिक्र मिलता है उस झील के कॉन्टेक्स्ट में। ये इंस्क्रिप्शन कहता है कि ये जो लेक है, जो झील है, विद एम्बैंकमेंट एंड वाटर चैनल वाज बिल्ड बाय लोकल गवर्नर ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य। ये कहा गया कि जब मौर्य यहाँ पे रूल कर रहे थे तब वहां के लोकल गवर्नर ने इस झील को बनाया था। टेरिबल स्टॉर्म ब्रोक द एम्बैंकमेंट एंड वाटर गश्ड आउट ऑफ द लेक। एक, लेकिन वो कहते हैं एक भयंकर तूफान आता है जिसकी वजह से इसकी जो चार दीवारी थी, एक तरीके से इसके जो किनारे थे वो टूट जाते हैं और बहुत सारा पानी जो है बाहर बह जाता है। रुद्रदमन उस टाइम पे रूल कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस पूरी झील को रिपेयर करवाया था अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज करके, बिना अपनी प्रजा पे कोई नया टैक्स लगाए, ठीक है। और इसलिए रुद्रदमन का जो डिस्क्रिप्शन है हमें यहाँ पर मिलता है। उसी रॉक पे जहाँ पे ये रुद्रदमन वाला विवरण है, उसी रॉक पे हमें एक और इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें उन्होंने कहा कि गुप्त डायनेस्टी के एक रूलर ने कैसे इस झील को दोबारा से रिपेयर करवाया, ठीक है। जैसे होता है ना, कई बार आप देखो, आज सरकार मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाती है, कोई नई सड़क का उद्घाटन करती है, कोई भी नया काम करती है, तो वहां पे एक स्टोन लगाया जाता है। उस स्टोन में बताते हैं कि इस बंदे ने इतना काम कराया, इस टाइम पे करवाया, वो रेफरेंस होती है। तो हमें उससे पता चल जाएगा ना कि अच्छा, बनाया इसने था, फिर इसने रिपेयर करवाया, फिर इसने रिपेयर करवाया, राइट। बनाया किसने था? मौर्य ने बनवाया था। रिपेयर किसने कराया? रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया। फिर किसने कराया? एक गुप्त रूलर ने फिर से इसको रिपेयर कराया। कौन से रीजन में? गुजरात वाले रीजन में ये एग्जिस्ट कर रही है सुदर्शन झील। अब देखिए, अब आता है ट्रांसप्लांटेशन का जिक्र। अब वैसे तो हम फिफ्थ
नेक्स्ट पढ़ेंगे चेंजिंग कंट्री साइड. आई नो इट इज टेकिंग टाइम, बट डोंट वरी, विल कवर द थिंग्स इवेंचुअली. चेंजिंग कंट्री साइड मतलब कैसे हम बदलाव आ रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. देन रूरल सोसाइटी में उनके बारे में क्या रेफरेंसेस हैं. सो टुमारो विल डिस्कस दिस एंटायर फिफ्थ सब टॉपिक. इसके साथ साथ हम टाउन्स एंड ट्रेड्स का भी हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से ट्रेड जो है वो हो रहा था. और आई नो दिस चैप्टर इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास, यानी इसके बाद में आज की जो क्लासेस के बाद में 2 क्लासेस और होंगी, जिसमें एक में तो हम 5 एंड 6 टॉपिक की बात करेंगे, और नेक्स्ट में हम टॉपिक नंबर 7 विच इज बैक टू बेसिक्स, हाउ द इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड. नाउ दिस इज अ टिपिकली डिफरेंट थिंग विच वी विल डिस्कस इन डिटेल. एंड ऑलमोस्ट इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा. वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल की क्लास में इसको कंप्लीट करा दूं, बट मान लीजिए इन केस हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम 2 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, और आपको अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरा नाम है मनीषा सिंह. एंड मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूट्यूब के ऊपर, और वैसे भी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रही हूँ, खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए और एनसीईआरटीज के लिए आपको इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता. बाकी जो डिस्क्रिप्शन जो भी आपको चाहिए, डिटेल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन एक बार बॉक्स आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होगी. अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है आपके पास, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767 पे, या तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें. ठीक है. और कल शाम को 6 बजे एट रेगुलर 6 PM आपको एनसीईआरटी की वीडियोस रेगुलरली आपको मिलेंगे. टाइम क्या रहेगा? मंडे टू फ्राइडे. इसके अलावा प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, एक बार चैनल पे विजिट करें. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियोस हैं उनको भी फॉलो करें. जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है कुछ नए इनिशिएटिव ले लिए गए हों, तो उनको भी फॉलो करें. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.